अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आपका वीकेंड कैसा गुजरा? आई एम श्योर बड़ा अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि मेरा तो बड़ा अच्छा गुजरा है। अकबर बहुत अच्छा गुजरा है इस सारी स्मॉग के दौरान और फॉग के दौरान। पेट्रोल का सुन के मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई है। हो भी जानी चाहिए। 16 रुपए अभी तो मेरे ख्याल से 16 क्या कि 10 बढ़ा देंगे, चले 8 भी बढ़ा दें, और पहले देखें कितना करते हैं। और बिजली महंगी हो रही है, मतलब बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, सब कुछ महंगा। बस जो सस्ती है ना, वो इंसान की जान हमारे मुल्क के अंदर बची है। तो आई डोंट नो, पता नहीं क्या होने वाला है। तो फिर कैसा रहा वैसे आपका? बताएं तो सही, आपका वीकेंड कैसा रहा? कहने बड़ा अच्छा गुजरा। ये स्मॉग ने आपको इफेक्ट नहीं, मैं घर पे ही रहा हूँ। घर पे ही रहा, बहुत अच्छी बात है। घर पे ही आप जो है ना, और इस दौरान जब स्मॉग भी है, उसके साथ साथ कोरोना भी है, तो ये बेहतर है, अक्लमंदाना फैसला हम इसको कहेंगे कि घर पे ही रहा जाए। तो आज जी हमें बड़े अहम टॉपिक्स पे बात करनी है। वीकेंड के दौरान क्या कुछ होता रहा, ये भी हमें आपको बताना है। आज पूरा दिन क्या होगा, ये भी आपको बताएंगे। कौन किसके इंतखाब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है? पाकिस्तान की जीत जो कि T20 में, और ऐसा जो है किसी टीम ने नहीं किया है, एशिया की किसी टीम ने साउथ अफ्रीका को T20 में नहीं हराया है। तो ये भारत भी नहीं हरा सका, तो ये पाकिस्तान ने किया। इस पर हमें बात करनी है। सेनेट के इंतखाबात पे बात करनी है। कितनी को बड़ी अचीवमेंट है, कितनी को बड़ी अचीवमेंट है, और मतलब इसको अपने सर पे सवार नहीं करना है, क्योंकि आगे जो है वो भी शुरू हो रहा है। आजकल बी कैटेगरी टीम है साउथ अफ्रीका। आजकल आप ना फौरन नेगेटिविटी फैला दिया करें, थोड़ा सा एंजॉय तो करने थे हमें जीत को। मतलब बहुत गलत बात है अकबर, हमें एंजॉय कर रहे थे, हमारी जीत है। मतलब कितना अच्छा पाकिस्तान ने खेला, परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त रही हैं, जो प्लेयर्स हमें बहुत जबरदस्त मिले हैं, जो डेब्यूज हुए हैं वो कितने अच्छे हुए हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं ना। तो मैंने असल में कॉन पहले बता दिया था, प्रो मैंने बाद में नहीं, ये गलत है। लेकिन दिन का आगाज जो है हमें बहुत पॉजिटिव तरीके से करना है। इसके साथ साथ जीप रैली जो है उस पर हमें बात करनी है। सलमा मरवत साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, और अकबर मैं बता नहीं सकती कौन कौन सी जीप रैली में इन्होंने शिरकत की है। और ये मेरे ख्याल से पहली खातून जीप रैली ड्राइवर हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा जीप रैलीज में शिरकत की है, और उसमें कामयाब भी हुई हैं, पहले नंबर पे भी आई है। वो हमारे साथ मौजूद होंगी। इसके साथ साथ अजान समी खान, म्यूजिशियन, सिंगर, उनका एक नया एल्बम मैं तेरा हूँ। एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, मैंने देखी नहीं उनकी मूवी। कोई मूवी नहीं, अपने साउंड ट्रैक में खुद एक्ट भी किया ना उन्होंने। अच्छा, खुद भी एक्ट किया। ओके, ठीक है। मैंने क्योंकि गाना नहीं सुना, तो मॉडल भी है बल्कि। मैं सोच रही हूँ कि उनसे हम लाइव ही सुन लेंगे आज गाना, तो वो भी आज हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि मुल्क में जो सियासी गहमा गहमी चल रही है अकबर, सेनेट इलेक्शंस। बड़ी अच्छी बात यह है कि ऑपोजिशन ने, जो पीडीएम ने खास तौर पे जो स्टार्ट कर रखा था, जगह जगह हिस्सा नहीं लेना, इस्तीफे दे देने हैं, तो लग ये रहा था कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है वो कहीं रुक जाएगा। लेकिन शेख साहब ऐसे दुरुस्त थे, उन्होंने कहा था ये सेनेट इलेक्शन में जाएंगे, और जाना जरूरी भी था। बिल आखिर वो तारीख आ चुकी है कि जब कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, इंशाल्लाह सेनेट इलेक्शन भी हो जाएंगे। उल्टा नहीं पड़ गया ये ऑपोजिशन के ऊपर, जो उन्होंने बात की पाकिस्तान के लिए अच्छा हो गया। पाकिस्तान के लिए अच्छा हो गया। शायद ये भी वैसे उनकी अपनी सियासत के लिए हम वैसे हुस्न ज़न क्यों ना रखें कि शायद उन्हें भी ये एहसास हो गया हो एन वक्त पे कि ठीक है, आवाम से तो हम कुछ और बढ़ के मार बैठे वहां पे, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बेहतर है कि सेनेट इलेक्शन होने चाहिए। एक और जो चीज हो जाएगी, वैसे ऑर्डिनेंस से जान नहीं छूटेगी, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी अभी भी नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराने का आज आखिरी रोज है, और इलेक्शन कमीशन को अभी तक अब कम से कम 100 उम्मीदवार है जिनके कागजात नामजदगी वसूल हो गए हैं, और टिकट्स की तकसीम पर अब जो है भाई सियासी रस्साकशी शुरू हो गई है, और ये भी होनी थी डेफिनेटली। हर कोई ये चाहता है कि उसको कोई ना कोई पैसे से रस्साकशी होती है। जो जितने पैसे रखता है वो उतना उसका पलड़ा भारी होता है, उतना उसको टिकट मिलता है। और इसी पे तो पार्टी के अंदर मसले मसाइल हो रहे हैं, इसको टिकट क्यों दिया, उसको टिकट क्यों दिया। अच्छा, जिन पे एतराज हो रहा है ना, सब जमातों में ही होता है वैसे। आप बाकी जमातों के भी सेनेटर्स देखें, अमीर कबीर लोग हैं, वो एक भारी पार्टी फंड सेनेटर बनने के बाद भी मजीद अमीर कबीर हो जाते हैं। कम ही होते हैं पार्टीज में। पीपल्स पार्टी में भी हैं, PMLN में भी हैं, PTI में भी हैं, जो बड़े नजरियाती लोगों को भी देते हैं। लेकिन एक छोटा सा चंक ना इन्होंने हमेशा रखा होता है उनके लिए जिनके पास पैसे बहुत है। इसी को रोकने के लिए तो ये जो ओपन बैलेटिंग है उसका ऑर्डिनेंस लेकर आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसका फायदा कोई नहीं, तो पार्टियां खुद पैसे वालों को टिकट देती हैं ताकि आप हमें पैसे दें और टिकट ले लें। एटलीस्ट जो हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला है ना, वो रुक जाएगा। तो बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो डिफरेंट पार्टीज हैं इस वक्त मुल्क में, सियासी पार्टियां, उनमें से जिसको टिकट दिया गया है सेनेट इलेक्शन का, उस पर दीगर जो लोग हैं, दीगर अरकान असम्बली जो है वो एतराज़ कर रहे हैं, और काफ़ी हमें तकसीम भी नज़र आ रही है। क़यादत जो है पहले तहरीक इंसाफ के बलोचिस्तान में उम्मीदवार जो थे अब्दुल कादिर साहब, उनको टिकट दिया गया, उस पर बहुत ज़्यादा वाविला मचा, जिस पर
यू टर्न लिया गया पार्टी की जानिब से और अब्दुल कादिर साहब का टिकट जो है उसको कैंसिल किया और ज़हूर आगा साहब को दे दिया गया। और अब सिंध से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और फैसल वाडा साहब हैं और सैफुल्लाह अबड़ो साहब, इन दोनों के ऊपर जी कह दिया गया है कि इन दोनों को क्यों, वैसे आपने अमीर कबीर की बात की है तो फैसल वाडा साहब मुझे याद आ गए। वाडा साहब कभी देखें, अमीर कबीर, अब्दुल कादिर साहब भी वहां से जिन पे यू टर्न हुआ है वो भी अमीर कबीर बन गए। अच्छा, वो ज़हूर आगा साहब, अच्छा उनके ऊपर नैब केसेस हैं। फैसल वाडा साहब का तो इस वक्त मामला ये है कि अपोजिशन का मेन एतराज, एक बात उनकी दुरुस्त है इस हद तक कि जब ये बात की जाती है कि आप जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं या उससे पहले जो आप कानून बना रहे थे उसमें आपने ये जो शिक डाली कि गैर मुल्की भी लड़ सकेंगे, वो फैसल वाडा साहब के लिए एग्जैक्टली फैसल वाडा साहब के लिए था ये, क्योंकि वो दोस्त हैं खान साहब के और बड़ा खुला के कैबिनेट मीटिंग्स में आपने देखा है वो किसी की बात हो रही है वो किसी भी मिनिस्टर को पड़ जाते हैं जाके, वो तो आवाम को भी पड़ जाते हैं जाके। अच्छा, मुझे ना उनकी वो बाइक बड़ी खान साहब वैसे जो मुझे उनकी वो बाइक बड़ी याद आती है, वो हैवी बाइक अच्छी है, कोई मसला नहीं। वाडा साहब यू आर गुड, चले आगे। अगर फैसल वाडा साहब टिकट वापस ना ले दी, फैसल वाडा साहब को सेंटर बनाना है। अच्छा, एतराज सुन ले। फैसल कहते हैं यार अरकान असेंबली जो है कि अगर फैसल वाडा साहब नाअहल हो गए, जो इस वक्त उनका केस चल रहा है, तो सीट खतरे में पड़ जाएगी डेफिनेटली। ये तो मतलब मेरे ख्याल से फेस सेविंग के लिए सामने रखा गया, लेकिन हो सकता है मसला पीछे कोई और हो। और टेक्नोक्रेट के लिए जिसका नाम दिया गया है उस पर नैब केसेस हैं, यानी कि सैफुल्लाह अबड़ो साहब जो हैं उन पर नैब केसेस भी हैं, करप्शन चार्जेस भी हैं और ये भी उन पर इल्जाम है कि वो पीपल्स पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, तो उन्हें टिकट देना मुनासिब नहीं होगा। इन्हें मनाने के लिए ना अब शाह महमूद कुरैशी साहब कराची पहुंच गए, वो कह रहे थे तहफ़्फ़ुज़ात सारे हम दूर करेंगे। मैं एग्जैक्टली वही जो बात कर रहा था पैसे वाली और अमीर कबीर होने वाली। आप मुझे बताएं किसी गरीब आदमी पे नैब का केस तो नहीं हो सकता? एग्जैक्टली हमारे जैसे पे तो नैब आगे नहीं ना पकड़ेगी कि ये 25 रुपए क्यों पड़े हुए अकाउंट में। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे वो तो अरबों वालों को पकड़ती है, इसलिए मैं आपको बता रहा था अमीर लोग हैं, अमीर लोग हैं। बहरहाल अब ज़रा काजी के पास चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन में चल रही है। ज़ारा ये बताइएगा सबसे पहले तो कि अभी तक 100 उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिया हैं, जिन जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं पार्टी की जानिब से या पार्टी के अरकान असेंबली जो है उनकी जानिब से, क्या उन लोगों ने, उन उम्मीदवारों ने अभी तक कागजात नामजदगी अपने जमा करवाए हैं, जैसे कि फैसल वाडा साहब, सैफुल्लाह अबड़ो साहब और ज़हूर आगा साहब? जी शुक्रिया। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है सियासी गहमा गहमी हमने देखा था कि हफ्ते के रोज़ बहुत ज़्यादा जारी रही थी। 3 नशिस्तें हैं यहाँ पर इस्लामाबाद से, जनरल नशिस्तें जो है यहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी जो है PDM के उम्मीदवार हैं और उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा है कि तारिक फजल चौधरी और हफीज़ शेख जो है उन्होंने कागजात नामजदगी इस्लामाबाद से जमा करवाए हैं। इसी तरह ख़वातीन की जो 3 नशिस्तें हैं इस्लामाबाद से, उसके लिए भी कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं नून लीग और PTI की जानिब से। तो सियासी गहमा गहमी जो है इस टाइम पर अरूज पर है। आज आखिरी रोज़ है और आज शाम को 5 बजे तक कागजात नामजदगी यहाँ पर जमा हो सकते हैं। इसके बाद कल जो है नामजद उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है वो इलेक्शन कमीशन जारी कर देगा और उसके बाद स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा। 16 और 17 को स्क्रूटनी होगी। उसके बाद स्क्रूटनी के बाद जो अगला मरहला है उसमें यह है कि जो अपीलें होंगी, जो स्क्रूटनी में जिन लोगों को की जो कागजात नामजदगी उनको मंजूर या नामंजूर किया गया है उस पर जो अपीलें हैं उनका सिलसिला शुरू होगा। और अच्छा ज़ारा, कुछ वक्त भी दिया जाएगा कि अगर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कागजात नामजदगी पर तो उन्हें दूर कर लिया जाए और दोबारा से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए जाएं, कुछ वक्त भी दिया जाएगा दरमियान में? जी स्क्रूटनी का जो अमल होगा उसके बाद मंजूरी या नामंजूरी की जो लिस्ट है वो आवेज़ा की जाएगी और उसके बाद वक्त दिया जाएगा कि आप एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं और दरख्वास्त गुजार जो है वो इलेक्शन कमीशन से दोबारा रजू कर सकता है कि अगर उसके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए हैं विथड्रॉ करने की ऑप्शन रहेगी कैंडिडेट्स के पास भी और पार्टीज के पास भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ारा, आप अपडेट कर रही थी। तो अभी तक ऑप्शन तो फिर विथड्रॉ कर सकते हैं अभी भी। सो लेट्स सी कि वो वहाँ पे जाके शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, इमरान इस्माइल साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब पहुँच गए हैं तो उनकी कोशिश यही है कि आज में ही सारे मामलात निपटा लिए जाएं ताकि 5 बजे तक कागजात नामजदगी अगर जमा करवाने हैं या विड्रॉ करने हैं उसके बाद भी करने हैं तो आराम से किए जा सकते हैं। एक छोटी सी बात मेरे ज़हन में, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये PTI में क्यों होता है ये सब? यहाँ पे किसी ने कुछ किया और पार्टी से लोग निकल के आ जाते हैं जी हम नहीं मान रहे इसको, और फिर वो वहाँ पे उस पे सो कॉल्ड यू टॉक। बाकी पार्टीज में यूं क्यों नहीं होता? जिनको टिकट दिए हैं वो बड़े जबरदस्त चुन के टिकट दे दिए या फिर सबसे पूछ के टिकट दिए जाते हैं? ये भी कह सकते हैं कि ये एक जो दूसरी पार्टीज हैं उनको बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, जो उनके फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो अभी तक उनके साथ हैं और उनकी ग्रिप जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपका मतलब खान साहब की ग्रिप नहीं है? मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। अकबर जो है ना ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरे जो है ना जरा खान साहब से ताल्लुकात में कशीदगी आ जाए।
नहीं मैं मतलब मुझे वो बड़े पसंद है एज ए पॉलिटिशियन, और हमारे वो स्टार भी हैं, सेलिब्रिटी भी हैं, तो इसलिए मुझे पसंद है। बहरहाल लेकिन ये चीज़ हमें नजर आती है कि जब भी कोई फैसला होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क़यादत कोई फैसला करती है, तो कोई ना कोई उनका पार्टी का मेंबर ही सामने आ जाता है, इत्तेहादी सामने आ जाते हैं कि भाई ये फैसला आपने क्यों किया था। लेकिन मैं ये कहूँगी, मैं ये थोड़ा मार्जिन देना चाहूँगी कि यही जमहूरियत है कि आप इख्तलाफ कर सकते हैं पार्टी के अंदर रहते हुए भी। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तानी टीम ने पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है। पहले टेस्ट में क्लीन स्वीप, उसके बाद अब जो T20 सीरीज थी वो भी जीत ली हैं। तो भाई जकड़ लिया है शाहीनों ने अपने पंजों से प्रोटियास को। जी माशाल्लाह, T20 सीरीज में बड़ा और जो हल्का हल्का सा मुस्कुराते हैं ना, मुझे नहीं देखिए, मुझे रिजवान जबरदस्त क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या नया प्लेयर मिला है, नवाज और मतलब इस तरह के और बहुत यंगस्टर्स हमें बड़े जबरदस्त मिले। बट द वेरी सेम टाइम सिर्फ थोड़ा सा मुझे इतना है कि हम होम ग्राउंड पे और फिर इस वक्त वो एक बी टीम है, फिर भी उसके बावजूद पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और मेरा ख्याल है अगली जो सीरीज है, पाकिस्तान इज टूरिंग साउथ अफ्रीका, अब ये आए हुए थे, अब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जा रहा है। PSL होने लगा है, PSL 6 होने लगा है, 5 दिन की दूरी पे है, 20 फरवरी से शुरू हो रहा है और उसके बाद अगले टूर्स जो हैं वो शुरू होंगे। और इसी साल T20 वर्ल्ड कप भी हो रहा है, तो डेफिनेटली अच्छी प्रैक्टिस जो है वो पाकिस्तानी टीम की हो जाएगी और बड़ा ही एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। लेकिन एक मरतबा फिर से मैं यही कहूँगी कि जब जीतती है ना हमारी टीम, उसके बाद अगला जो भी मैच खेलती है, अगली जो भी सीरीज खेलती है ना, क्योंकि वैसे तो इतना सर पे चढ़ाया होता है, तो फिर वो इंडिया को देखें, तारीखी मैच है। मेरा ख्याल है कि जो शायद डेकेड्स के लिए याद रखा जाएगा, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रहा 1988 की वेस्ट इंडियन टीम, जिससे बड़ी टीम क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं शायद गुजरी। काली आंधी उस वक्त उन्हें कहा करते थे। उन्होंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पे बीट किया था और इंडिया ने बीट किया है होम ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन उसके बाद अनप्रेडिक्टेबिलिटी आप ये देखें कि अभी इंग्लैंड ने आके बेड़ा गर्क कर दिया उनके होम ग्राउंड पे। अभी देखिए अनप्रेडिक्टेबल टीम पाकिस्तान को मतलब अभी भी कहा जाता है, पहले बहुत ज्यादा कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है, लेकिन अब इंडिया जो है वो भी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम बन गई है कि यू नेवर नो। और ये भी कहा जाता था ना कि वो अपने होम ग्राउंड पर कभी भी किसी को जीतने नहीं देते, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अब उनके होम ग्राउंड पर आकर जिस तरह से उनको मार पड़ती है ना, असर हो रहा है, मजा भी आता है देख के ना कि किस तरह से उनको फेंटा पड़ रहा होता है। अच्छा, टेस्ट में क्लीन स्वीप किया, उसके बाद T20 की ट्रॉफी भी साउथ अफ्रीका नहीं जाने दी गई। T20 सीरीज में मोहम्मद रिजवान जो हैं, उनकी परफॉर्मेंस ने विकेट कीपिंग के शोबे में सेलेक्टर्स की टेंशन जो है उसको ख़त्म कर दिया। और ये कहा जा रहा था कि सरफराज के बाद अब कौन आके विकेट कीपिंग करेगा, तो रिजवान ने उनकी जगह बड़े ज़बरदस्त तरीके से पूरी कर दिया। अलबत्ता बाबर के साथ ओपनिंग का मसला जो है वो अब भी बरकरार है, और ये मसला देखा गया है कि टेस्ट में भी और उसके साथ साथ T20 में भी जो हमारे ओपनर्स हैं उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और शाहीन के साथ नया बॉल कौन करेगा, ये मामला अब तक पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। स्पिन के शोबे में उस्मान कादिर और जाहिद महमूद के आने के बाद मुकाबला काफ़ी सख्त हो गया। जाहिद महमूद की मैं बात करना चाहूँगी, ICC ने भी इनका जो है अप्रिशिएट किया इनको, और इनको बड़े ज़बरदस्त अंदाज में वेलकम किया है कि डेब्यू में इन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं, डेब्यू में 3 विकेटें। एब्सोल्युटली, लेकिन मुझे यहाँ पे ना हमेशा ये सोच सी के स्पिनर्स पाकिस्तान के पास हमेशा बहुत अच्छे आए भी हैं और बहुत इनोवेटिव आए हैं। मतलब अब्दुल कादिर साहब से लेके सकलैन मुश्ताक और फिर सईद अजमल, ज़बरदस्त सब कुछ। फास्ट बॉलिंग अटैक जो है वो उतना एक्सप्रेस क्यों नहीं रहा, खैर उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ सलमान भट्ट साहब मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया सलमान भी, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से T20 सीरीज भी जीत ली है। ये जीत T20 वर्ल्ड कप के लिए जो आ रहा है इस साल कितनी अहम साबित होगी आपके ख्याल में? देखिए, डेफिनेटली हर सीरीज जो है वो आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करने का एक मौका होता है, और स्पेशली जिस कंडीशन में आप खेलते हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो आई गेस के पाकिस्तान में जब खेलती है तो ऑब्वियसली एक हाई स्कोरिंग कंडीशन में खेलती है। अब यहाँ पे पिचेस भी अच्छे हैं, और थोड़ा सा इस टाइम पे जो ड्यू थी लाहौर में उसने भी बॉलर्स के लिए काफी मुश्किलात की। लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी चीज ये थी कि आपके स्पिनर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेग स्पिनर्स ने, डिस्पाइट के बॉल थोड़ा सा पानी की वजह से थोड़ा उस पर ग्रिप करने में मसला होता है, लेकिन उसके साथ भी जो हमारे स्पिनर्स की परफॉर्मेंस थी वो बड़ी एक्सेप्शनल थी। और उसके अलावा शाहीन अफरीदी एवर ग्रोइंग बॉलर है, वो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस उसने दी। हसन अली ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। फहीम लेटली हर तर्ज की क्रिकेट में बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, तो काफी सारे अच्छे साइंस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अच्छा सलमान, T20 वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है वो भारत में होगा, ये इटसेल्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा कौन कौन से स्पिनर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं उस टूर के लिए? देखिए, डेफिनेटली जिस तरह उस्मान कादिर थ्रू आउट बॉलिंग करते आ रहे हैं,
बाकी सब स्पिनर जो है, अगर यहाँ पे मैं एक टेक्निकल टर्म यूज करूं तो वो बॉल को एक लोअर ट्रेजेक्टरी पे बॉल करते हैं। इसका मतलब है कि वो बॉल को ज्यादा फ्लाइट नहीं देते। तो ये पाकिस्तान का लेटेस्ट एडिशन, वाहिद एक ऐसा बॉलर है जो लूप देता है बॉल को, और जब आप बॉल को लूप देते हैं तो जिस तक किस्म की स्पिन उसको मिलती है, बड़े कम बॉलर्स हैं दुनिया में जिसको इतनी स्पिन मिलती है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान को ट्रम्प कार्ड हो सकता है अगर ये अपनी बॉलिंग इसी तरह करते रहे, इसकी लाइन लेंथ को इन्होंने बरकरार रखा, मजीद इंप्रूव किया, तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के ट्रम्प कार्ड बॉलर हो सकते हैं। वर्ल्ड कप में जाहिद ने भी बड़ा अच्छा डेब्यू किया, बट अगेन वो भी सिर्फ एक मैच खेले हैं, लेकिन उस्मान पिछली 1-2 सीरीज से हम देख रहे हैं कि वो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सलमान, बाबर आजम की हम बात कर रहे थे, उनकी कैप्टनसी को आप किस तरह से देखते हैं और क्या उन पे प्रेशर है? हम देख रहे हैं कि बैटिंग में उतना अच्छा परफॉर्म रिसेंटली नहीं कर पाए, वैसे दरमियान में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज रही हैं, लेकिन ओवरऑल आपको लगता है उन पे प्रेशर है? देखिए, पॉसिबल हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, और आप बड़ी देर से वो हर मैच में रन्स करते आ रहे हैं, तो यू ऑलवेज ड्यू फॉर पीरियड जहां पर आप उतने सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि 2 साल से वो कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे हैं, दुनिया में टॉप प्लेयर हैं T20 के। लेकिन आई गेस कि ये टाइम थोड़ा सा आता है, और मैं इसलिए इस हक में था कि उन्हें कैप्टनसी इस एज में मिल जाए, ताकि अगर वो अच्छे कप्तान साबित होते हैं तो बाकी करियर पाकिस्तान को एज अ कैप्टन सर्व करें, और अगर वो अच्छे कप्तान साबित नहीं होते तो फिर वो एज अ बैट्समैन अपना करियर पाकिस्तान को दे देंगे, और पाकिस्तान विल लुक फॉर समबडी न्यू। तो आपको अर्लियर उनका पता चल जाएगा, जिससे उनके करियर का कोई टाइम ऐसा नहीं होगा कि जो आपने वेस्ट कर दिया और आप बाद में सोचेंगे काश हम पहले इस तरह का स्टेप ले लेते। तो इधर वे जो है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा फैसला होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, और डेफिनेटली ज़रूरी भी होता है कि मैच ख़त्म होने के बाद, सीरीज़ ख़त्म होने के बाद थोड़ी सी खामियां और खूबियां जो हैं उनके ऊपर थोड़ी बात कर ली जाए। जो बात कर रहे थे, इंडिया ने भी वैसे यही किया, सचिन तेंदुलकर वक्त पे बचा लिया उन्होंने, धोनी भी दरमियान, मतलब बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, और बहुत हर टीम में ये एग्जांपल्स हैं। जो खासतौर पे बाबर की बात कर रहे थे कि अगर तो वो दोनों को साथ साथ कैरी कर सके तो ठीक है, वरना फिर एज बैट्समैन वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होंगे। बहरहाल अकबर, क्रिकेट जो है वो पाकिस्तानियों के खून में, ना सिर्फ पाकिस्तानियों के बल्कि हम जरा दुश्मन मुल्क की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भारत वैसे एक ही हैं आशा, एक ही है, लेकिन मतलब डीएनए एक ही है। हाँ ठीक है, तो हमारे जो है ना खून में बसता है ये क्रिकेट का खेल जो है। पाकिस्तान का मैच हो रहा हो तो हर कोई बड़ा तथ्यकार और कमेंटेटर बनने की कोशिश करता रहता है, वैसे हम भी कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे में सामने आए हैं जी जड़ावाला के एक फैक्ट्री मजदूर, जिन्होंने बेहतरीन कमेंटेटर्स को भी मैं ये कहूंगी कि पीछे छोड़ दिया। वाह, इसमें कोई शक नहीं। जाहिद इकबाल साहब है जी, अंग्रेजी में तबसरा करते हैं, शायकीन क्रिकेट के दिल में उन्होंने खास जगह बना ली है। पेशे के लिहाज से ही इज अ वेल्डर, वेल्डिंग का काम करते हैं, एक फैक्ट्री में काम करके रोजी रोटी कमाते हैं। चूंकि बचपन से क्रिकेट देख रहे हैं और इस वजह से रेडियो पे, टीवी पे कमेंट्री सुन सुन के वो इतनी एग्जैक्ट मिमिक्री करते हैं, इतनी एग्जैक्ट नकल उतारते हैं कमेंटेटर्स की कि मतलब हैरानी लगता है कि वही बोल रहे हैं, कमेंटेटर ही असल में बोल रहे हैं। तो पहले जाहिद इकबाल साहब जो हैं उनकी कमेंट्री आपको सुना देते हैं, उसके बाद हमने आपकी मुलाकात करवानी है उनसे। South African comeback and Pakistan homegrown. The Zafi Stadium, Lahore is a very good pitch as well. Pakistan first inning and 140 runs plus 20 overs, and one man is South Africa. Good fight to him. 4 wicket gone and 70 over 3 the deliveries and match win is good South Africa. 1-1 series levels and a lot of third matches. A T20 the result is very absolutely serious. भाई कमाल कमाल, मुझे बहुत ज्यादा कमेंटेटर्स के नाम नहीं आते जो असल में कमेंटेटर्स हैं, लेकिन वो भी अगर देखेंगे, टोनी ग्रेग से मिल रही थी ये वाली, वो भी अगर देखेंगे ना तो मुझे लगता है वो भी हैरान रह जाएंगे कि मतलब हाउ। और एक और बात जाहिद साहब के बारे में बताना चाहूँगी कि इन्होंने कभी कोई मैच स्टेडियम में बैठकर नहीं देखा और इनको शौक बहुत ज़्यादा और वो नज़र भी आ रहा है। तो जाहिद इकबाल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जाहिद साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे, मतलब क्यों, क्या, कैसे किया आपने ये और कैसे कर लेते हैं ये? मुझे शौक़ था बचपन में और मैं टीवी देखता था। हमारे घर टीवी नहीं होता था तो डेरे पे जाते थे और सारे गांव के जो लड़के हैं मिल के मैच देखते थे। मुझे शौक़ बड़ा होता था। मैं भैंसें चराता था तो F1 वाला रेडियो मेरे पास होता था, उस ये मैं अकेला ही वैसे ही प्रैक्टिस करता रहता था। आई थिंक गुड शॉट टू स्वेल लाइक फील्डिंग एज 4 runs टू पुट ऑन बैटिंग अगेन पार्टनरशिप इज 20 अच्छा, जब सुन के आप याद कर लिया करते थे सारी ये बातें? जी, मतलब आपकी याददाश्त जो है ना, इसका मतलब है क्रिकेट का भी शौक था वैसे आपको? खेलते भी थे आप क्रिकेट? जी बहुत। मैं तो कोई बॉल आगे, कपड़े फट जाते थे, अड़कें चली जाती थी, बॉल को आगे नहीं जाने देते।
बेस्ट फील्डर था अपने गांव में। अच्छा, जहाँ पे आप रहते हैं जिस गांव में, वहाँ पे भी आप डेफिनेटली बड़े मशहूर होंगे कि ये जाहिद जो है ना वो कमेंट्री बड़ी अच्छी करता है। जी, पूरे इलाके में मशहूर हूँ। मुझे कॉलेज के लड़के ले जाते हैं, बूफरों पे कमेंट्री कराते हैं और मुझे पैसे भी देते हैं। लाहौर से आप? नहीं, मैं जड़ावाला के गांव 276 रोटियां के चाका हूँ जी। तो अब आप लाहौर से वहीं पे रहते हैं? जो जुड़वा गांव है 229, उधर अब मैं रहता हूँ। मेरा माँ बाप जो 276 रोटियां, बिल्कुल करीब 1 किलोमीटर का फैसला है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आप जो हैं अब फैक्ट्री में ही काम करते हैं या फिर आपने ये जो मिमिक्री आप करते हैं, ये कमेंट्री आप करते हैं, इसको आपने सोच लिया कि अब मैंने यही करना है और इसी से ही अपनी रोजी रोटी कमानी है? जी, मुझे तो शौक़ है बड़ा हैगा। PSL में मुझे कोई भी ऑनर बुलाए और अपना ब्रांड बनाए, मुझे बहुत शौक़ है क्रिकेट की। क्योंकि सबसे पहले जो जुवेद अफरीदी साहब की टीम मुझे बहुत पसंद है, पेशावर ज़ल्मी, तो मैं उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो स्माइल बहुत लेते हैं, कभी टेंशन नहीं लेते स्टेडियम में बैठे। हम आपकी भी देख रहे हैं कि फवाद राना साहब भी वैसे टेंशन नहीं लेते, वो भी बहुत स्माइल करते हैं। अच्छा, ये बताएं, फवाद राना साहब टेंशन लेते हैं और फिर पूरे बात लाहौर पे टेंशन आपका फेवरेट है? डैनी मॉर्सन है और वेस्ट इंडीज का इयान बशीर है। चले हमें थोड़ी सी जरा कमेंट्री जो है ना वो सुना दे दोनों की, जो आपको पसंद है। Yes, in season 6 in PSL, best team in Peshawar Zalmi, and this honor in Javed Afridi and Smile is good dressing room. This is the first time at the head coach, and Mr. Tyron Sami is a very unlucky in the Pakistan PSL season 6 and best performance the choice to chances of the win season 6. Very nice. और जो दूसरा आपको पसंद है कमेंटेटर, उनकी भी Yes, beautiful at the Pakistan Stadium at a home crowd at the season 6 at a great crowd, the 21st crowd that they helped Pakistan but by PCB. What a great result to Pakistan's coach, and I hope that the South Africa tours as a very good tours the game. Thank you. और मैंने सुना आप रेसलिंग की भी कमेंट्री करते हैं, जरा वो भी सुना दें। जी, वो भी सुना देता हूँ। Just Undertaker and Roman Reigns said last WrestleMania match, and that man had a lose man. The young boys said 25-minute wrestling. Last minute Roman Reigns had good experience, and the young wrestler the win side is very good. बहुत ही कमाल जाहिद इकबाल साहब। और मतलब मैं तो ये चाहूँगी कि जितने भी PSL के ओनर्स हैं वो इनको देखें और जितना इनको शौक है वो इनकी मतलब आप ये देखें कि उनसे वैसे उस तरह से नहीं बोला जा रहा, लेकिन जब ये कमेंट्री करते हैं, मिमिक्री करते हैं, तो इनकी फ्लुएंसी ही और होती है, इनका कॉन्फिडेंस और हो जाता है। कि जाहिद साहब ना ये वाली कमेंट्री जो रेसलिंग वो कबड्डी मैच पे करें, बहुत कबड्डी मैच पे भी करें डेफिनेटली। तो जितने भी PSL टीम्स के ओनर्स देख रहे हैं ना, वो प्लीज़, और स्पेशली जावेद आफरीदी साहब आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जाहिद साहब, तो इनको आप बुलाइए, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाइए। और फॉर श्योर कि अगर उन्होंने देख लिया होगा जावेद अफरीदी साहब ने, पसंद तो उन्हें आ गया, पसंद उनको आ गया होगा, और वो इस तरह के चांसेस और इस तरह की चीजें करते रहते हैं। तो जाहिद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए स्टूडियो में। बड़ा ही मजेदार आप काम करते हैं, बड़ा डिफरेंट और यूनिक। जीता है उसकी भी मुबारकबाद कौम को कि सीरीज जीता है, पहले टेस्ट सीरीज जीता है। जब पाकिस्तान मैच हारता तो मैं खाना नहीं खाता। खाना आप खा लिया करें। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए जाहिद साहब। अब एक ब्रेक ले लेते हैं जी, क्योंकि इसके बाद ब्रेक ही बनती है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर अहम टॉपिक्स पे भी बात करनी है। कुछ गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हमें आपकी मुलाकात करवानी है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वतन की मोहब्बत हर इंसान के दिल में जो है बसती है, लेकिन कुछ लोग इस मोहब्बत का इजहार कुछ इस तरह से करते हैं कि वो मिसाल बन जाते हैं। और अगर हम बात करें मेहमान नवाजी की, तो पाकिस्तानी कौम जितनी मेहमान नवाज है, उतना मेहमान नवाज आई डोंट थिंक सो कि कोई पूरी दुनिया में होगा। आज हमारी जो एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी वतन से मोहब्बत बहुत बेमिसाल है। लाहौर के हैं उस्मान गनी, और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज ये पूरी दुनिया को देने के मिशन पर है, और इस मकसद के लिए तनहा ये इस मामले पर लगे हुए। मिशन पॉजिटिव पाकिस्तान के नाम से इन्होंने आगाज कर रखा है, और करीबन 300 से ज़ायद गैर मुल्की सयाह हैं जिनकी मेहमान नवाजी ये ऑन हिज ओन कर चुके हैं, इंडिविजुअली। किसी की कोई हेल्प नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या खुद अपने पैसे लगाते हैं, और जो सयाह आते हैं ना सिर्फ उनको फैसिलिटेट करते हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए, और उसके साथ साथ जब वो पहुंच जाते हैं तो उनके खाने पीने का, उनकी घूमने फिरने का, रिहाइश का, हर चीज़ का इंतज़ाम ही करते हैं। पता नहीं मतलब क्या सोच के ये करते हैं, क्योंकि इसके लिए भी ना आपको कितना टाइम कंज्यूमिंग है, इसके साथ साथ वक्त जो है वो आपका बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, आपको पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं।
तो हमारे साथ मौजूद है जी उस्मान साहब, उन्हीं से हम जान लेते हैं कि क्या उनकी स्केप थी। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए आगाज आपने किस तरह से किया इस सारे मिशन का? कैसे आया ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली मैंने 2010 में ट्रैवल करना शुरू किया था पाकिस्तान से बाहर। तो मैं यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में गया, मैं साउथ ईस्ट एशियन कुछ कंट्रीज़ में गया। तो मैंने एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी हुई ये सब मुल्कों में कि पाकिस्तानी होने की वजह से और मुस्लिम होने की वजह से शायद लोग मेरे से मिलने से भी हेजिटेशन फील करते थे, क्योंकि आपको पता है जो स्पेशली वो 9/11 के वाक़या के बाद जो एक पाकिस्तान का मुसलमानों का इमेज था दुनिया में। तो मैं पाकिस्तान को दहशतगर्दी का बड़ा सामना था जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं। डेफिनेटली जी बिल्कुल उसी के रेफरेंस की वजह से शायद पाकिस्तानियों से लोग डरते थे कि पता नहीं हम सब लोग टेररिस्ट हैं, हम सब लोग इस्लामोफोबिया जिसकी आजकल भी बात हो रही है, बेसिकली वही रीजन था। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो ये वीज़ा वगैरह में आप बताएं आप किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं? फिर यहाँ पर लोग आते हैं, आप उनकी रिहाइश का इंतजाम करते हैं, आप उनको खाने पिलाने ले जाते हैं, घुमाते भी हैं? पैसे कहाँ से आ जाते हैं इतने सारे आपके पास? एक्चुअली जैसे वीज़ा में हेल्प है उसमें पाकिस्तान का वीज़ा अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी दुनिया के मुश्किल वीज़ों में है। उसकी शायद एक वजह ये है कि हमारे जो वीज़ा ऑफिशियल्स हैं ज़्यादातर मुल्कों में वो बड़े कन्वेंशनल वे में वीज़ा एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं, जिस पर उन्होंने फैसला करना होता है कि वीज़ा देना या नहीं देना। ये पीएम साहब तो कह रहे हैं बड़ा इजी हो चुका है, 1 विंडो ऑपरेशन हो गया और बिल्कुल ऑनलाइन हो गया, अप्लाई करें आप और बड़ा इजीली वीज़ा ऑनलाइन भी है। दूसरा अकबर जो पाकिस्तानी जाते हैं उनको वीज़ा चाहिए होता है दूसरे मुल्कों का, तो उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर वो दूसरे मुल्कों में घूमने के लिए जाना चाहें तो? जी आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मेरी अभी पिछले हफ्ते एक अमेरिकी खातून से बात हो रही थी, वो 50+ एज है उसकी और उसने वीज़ा अप्लाई किया। इस टाइम उसके पास जो है और उसकी परमानेंट रेजिडेंस भी नहीं है, बिकॉज वो पूरी दुनिया ट्रैवल कर रही है और वो इसी तरह से ट्रैवल करती है, मतलब वो किसी एक जगह पे स्टे नहीं करती ज़्यादा अरसा। तो हमारे जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उनमें इस तरह के लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस वजह से उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जब वो बार बार, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन वीज़ा की आपने बात की, वो बहुत आसान है, लेकिन उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप एक्सप्लेन कर सकें कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। जो आयशा ने पूछा था आपसे उस्मान भाई, आप इस सब को मैनेज कैसे करते हैं, फाइनेंस कैसे करते हैं सबको? वैसे तो आपका नाम उस्मान गनी है, इट सेज अ लॉट, लेकिन एक्चुअली इसमें आई थिंक फाइनेंस से ज़्यादा जो दूसरी हेल्प उन्हें चाहिए होती है, जैसे वीज़ा के लिए इनविटेशन लेटर चाहिए होता है लोगों को, उसके बाद यहाँ आके उन्हें गाइड के तौर पे मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ। अच्छा, वीज़ा की जो उस्मान साहब आपने बात की, आजकल जो व्लॉगर्स हैं जो यूट्यूब करते हैं वो बहुत ज़्यादा दुनिया घूमते फिरते हैं, तो क्या उनको पाकिस्तान में आसानी से वीज़ा मिल जाता है अगर वो आना चाहें तो? जी ज़्यादातर जो ब्लॉगर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं उन्हें इजीली वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, इसको बाकायदा व्यू किया जाता है कि इनके कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी लोग इनको देखते हैं, इस चीज़ को भी देखा जाता है। और वीज़ा जनरली ईजी है पाकिस्तान का, फॉरेनर्स को ज़्यादातर जो वेस्ट के कंट्रीज हैं स्पेशली उन्हें बड़ी ईजिली मिल जाता है वीज़ा। लेकिन ये जैसे मैंने 1-2 चीज़ें मेंशन की कि कुछ लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनके लिए कोई ऐसी ऑप्शंस नहीं है हमारे वीज़ा फॉर्म में। वो बार बार एक ही मेल उन्हें रिटर्न चली जाती है कि अपना एम्प्लॉयमेंट शो करें। लास्ट छोटी सी उस्मान भी सिर्फ ये बात कि आपको आपके इस इक़दाम की 300 से ज़्यादा लोग आपसे यहाँ पे आए और आपने उनकी मेहमान नवाजी की, तो कैसा वो पाकिस्तान का इमेज लेके गए? उनका क्या तासुर बदला पाकिस्तान के बारे में जब वो इधर आए थे? देखें, जो पाकिस्तान एक दफ़ा आ गया वो तो बहुत अच्छा इमेज लेके जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी जो है वो अबव ऑल है। पूरी दुनिया के लोग इस बात की तारीफ करते हैं और आप जैसे लोगों की मेहरबानी के हमें भी हमारा भी साथ मुफ्त में इमेज बेहतर होता है। बिल्कुल, मैं ये बताऊं, मैं अकेला नहीं हूँ, ये बहुत से पाकिस्तानी, मतलब मैंने खुद ट्रैवल किया, मुझे इन चीज़ों का थोड़ा आइडिया हुआ। मेरे अलावा भी बहुत से हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी हैं, स्पेशली जो बड़े सिटीज़ हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, इन सिटीज़ के लोग जो हैं वो अपने घरों के दरवाजे तक खोल देते हैं लोगों के लिए, बगैर कोई पैसे चार्ज किए उन्हें अपने घर पे रखते हैं उन्हें। ठीक है, आई होप कि जो आपने मिशन शुरू किया है अपने ओन पर, मिशन पॉजिटिव पाकिस्तान, आप मिशन जो है इसी तरह कामयाबी से जारी रहे। बहुत शुक्रिया। उस्मान गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो दुनिया भर में इन्होंने बहुत बेहतर करना है और आहिस्ता आहिस्ता हो भी रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और इस चीज में ये 300 लोग कम से कम जाके 1500 लोगों तक वो बात फैलेगी। इसके साथ साथ जो व्लॉगर्स हैं जो पाकिस्तान में आके व्लॉगिंग करते हैं, उनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, तो वो भी जब देखते हैं तो उनको भी शौक पैदा होता है कि पाकिस्तान आए हम और देखें जरा, क्योंकि बड़ा खूबसूरत है पाकिस्तान।
कुछ कहना चाह रहे हैं उस्मान साहब आप? मेरा वो फेसबुक पेज है, मैंने कहा उसका भी जिक्र कर। अच्छा, इनका फेसबुक पेज भी है, मिशन पॉजिटिव पाकिस्तान फेसबुक पेज है। आप काइंडली वो पेज जरूर देखिए, लाइक भी कीजिए उसे, और फिर वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती भी रहेगी और आप किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं तो आप हेल्प कीजिए पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में। एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। और अकबर, मुझे अब ये बताएं कि वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि खवातीन अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती? बता दें मुझे कौन लोग होते हैं वो, क्योंकि आज जो हमने अपने मेहमानों से मुलाकात, काफी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, मैं तो कभी किसी आपके मतलब हर तीसरे चौथे दिन दूसरे हफ्ते अकबर आगे बताते हैं आज यहाँ से गाड़ी वाला जो है ना वो टक्कर मार के चला गया, आज यहाँ से चला गया। तो बहरहाल, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो कहते हैं मतलब आप मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ, कहते हैं कि आगे जा रही है ना ये खातून ही होगी। देखिए, बात आपका जो भाई कहता है ना वो शहर की बात कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि रेगिस्तान में अच्छी नहीं चला सकती खातून गाड़ी, तो रेगिस्तान में अच्छी चलाती हैं गाड़ियाँ, शहर की सड़क पे चलाना एक और साइंस। ये हम ना सलमा से ही पूछ लेंगे। सलमा और परवेशा खान हमारे साथ हैं, सॉरी मुझे नहीं बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम ये जानेंगे ज़रा कि ख़वातीन को इस तरह से जो कहा जाता है कि अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती, क्या उनको भी ये सुनने में मिला है, और अगर मिला है तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया है, और इन्होंने कौन सी अभी बहुत ज़्यादा रेसेस जो है ना वो जीत लिया। आप जो है ना अकबर, आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे। नहीं, मैं कर रहा हूँ एब्सोल्युटली, ये तो मजाक की बात ही नहीं। सलमा मरवत और परवेशा खान हमारे साथ मौजूद हैं, ये दोनों खवातीन रेसर्स जो हैं उनसे हम बात करते हैं। सलमा, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, ये बताइएगा कि ड्राइविंग और वो भी सहरा में, ये कितना मुश्किल है आपके लिए, और अभी तक एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? सहरा में गाड़ी चलाना बिल्कुल आसान नहीं है। रोड और डेजर्ट पे गाड़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मुझे अब तक 3 साल हो चुके हैं ड्राइव करते हुए, और मैं अभी भी सीख रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा मैं अब अच्छी ड्राइविंग कर लेती हूँ। डेजर्ट रैली में वैसे जो हादसात है वो मामूल की बात है कि उतना बैलेंस इजीली नहीं रख सकता वहाँ पर ड्राइवर, तो अल्लाह ना करे, लेकिन कभी आपको हादसा पेश आया है इस तरह का? जी बिल्कुल, डेजर्ट रैली में तकरीबन हम सारे रेसर्स को कोई ना कोई हादसा पेश आया। मुझे भी आया था 2020 में हब रैली में मेरी गाड़ी जो है वो उलट गई थी, लेकिन चैलेंजिंग रेस है, हम लोग जो है हार नहीं मानते। उसके तकरीबन 1 महीने बाद ही मैंने नेक्स्ट रैली में पार्टिसिपेट किया था। बहुत शुक्रिया। सलमा मरवत हमारे साथ मौजूद थी और परवेशा खान भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। परवेशा, आप कब से सहरा में गाड़ी चला रही हैं, और सहरा ही क्यों, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है वैसे सहरा में गाड़ी चलाने के लिए? मुझे ये बिल्कुल पहली बार है कि मैंने डेजर्ट में गाड़ी चलाई है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम था, और मैंने सिर्फ 3 दिन रेकी की है, और ये मेरा बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस था। मैंने इससे पहले डेजर्ट में कभी गाड़ी नहीं चलाई है, तो सिर्फ 3 दिन रेकी में ही जो मैंने प्रैक्टिस की है और चलाई है, वही मेरा एक्सपीरियंस अब तक। परवेशा, कभी डर तो नहीं लगा आपको कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए? और यंग भी बहुत ज़्यादा है ना, छोटी हैं। 3 दिन में उन्होंने बिल्कुल, जब मैं बाकी रेसर्स को पार्टिसिपेट करते हुए देखती थी तो मुझे काफ़ी डर लगता था, लेकिन सिंस मेरे अपने फादर जो हैं वो पिछले 2 सालों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मुझे उनकी तरफ से काफ़ी हौसला था कि आज तक अल्लाह का शुक्र है उनके साथ कभी कोई ऐसा हादसा नहीं पेश आया। और ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, हादसे होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं इस रैली में, तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि कुछ भी हो सकता है कभी भी। सही है। अच्छा परवेशा, गाड़ियों से मुतालिक आपको कितना पता है, कितना जानती हैं, क्योंकि रेसिंग कार एक आम गाड़ी से काफ़ी मुख्तलिफ होती है? जी मुझे काफ़ी ज़्यादा मालूमात है। मेरे जो फादर हैं उनको विंटेज गाड़ियों का काफ़ी शौक है, तो हमारे घर पे काफ़ी कैडिलैक वगैरह, शेवरले, काफ़ी पुरानी जो हैं विंटेज कार्स वो खड़ी हुई हैं, तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा शुरू से ही तकरीबन व्हेन आई टर्न्ड 13, तो तब से मुझे 13 साल की उम्र से मुझे गाड़ियों के बारे में काफ़ी मालूमात है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ परवेशा और सलमा दोनों मौजूद थी। तो आशा, बेसिकली तो एक चीज़ यहाँ पे वैसे वाज़ेह है क्योंकि उनके घर में ये है ऑलरेडी, उनके बड़ों में ये पैशन है और शौक भी है और गाड़ियाँ भी, और वो देखते हैं तो उस वजह से बिल्कुल ऐसी है। और साइकोलॉजी क्योंकि मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, तो कहा जाता है कि जैसा आप माहौल बच्चों को देते हैं वैसे ही बच्चे बनते हैं। डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, क्रिकेटर के बच्चे अक्सर क्रिकेटर बनते हैं। एक और भी वो वैसे साइकोलॉजी में कहते हैं कि मोटिवेशन दें तो उससे भी हो जाता है। तो आपने कोई मोटिवेशन ली है आज अगली दफा डेजर्ट में आप कोई रैली चलाने के लिए? मुझे ना छुट्टी नहीं मिलेगी ऑफिस से, वरना मैं जरूर जाती। 1 दिन की तो मिल जाएगी ऑफ डे पे। अब जैसे अब इस दफा जीप रैली जो थी उस दिन आपका वैसे ऑफिशियल ऑफ डे था, आप चली जाती, कौन सा मसला है? बिल्कुल, लेकिन 1 साल है अभी आपके पास। मुझे मेरा भाई अच्छी ड्राइवर नहीं कहता, तो आई एम श्योर कि मैं ये जीप जो है ना बिल्कुल भी नहीं चला सकती। बहरहाल मुझे शौक है पहले से जीप का, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है।
वक्त हमारा ख़त्म हो गया है और बाकी बातें हम बाद में कर लेते हैं कि मैं कहाँ जाऊँगी, कल भी कर लेंगे। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।